औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रमाला हुब्बुल्लाह, इको फेमिनिन टीचर पाकिस्तानी हिमालयाज़ से। इको फेमिनिन को हम कह लेंगे बातनी और नामियाती या माहौलियाती उमूर के बारे में मैं तदरीस देती हूँ, उनके उसूल वज़ा करके आपको बताती हूँ, आप उनको रूहानी उसूल भी कह सकते हैं। और उनकी बुनियाद पे हमने इंसानी सिविलाइजेशन को, तहज़ीब को कैसे डिज़ाइन करना है, उसकी बात करते हैं। यानी वो जो उसूलों की तलाश में आजकल का एक इंसान है, उन उसूलों को मैं ढूँढ कर निकालती हूँ और उसको हम इकोलॉजिकल इसलिए कहते हैं, नामियाती इसलिए कहते हैं कि वो नेचर से, जो इंसानी नेचर है और हमारे इर्द-गिर्द जो नेचर है, जो वन एंड द सेम है बेसिकली, उस पर मबनी है। यानी वो फैक्ट और हकीकत पर मबनी है। आप चेक कर सकते हैं कि यही चीज़ दुनिया में फैक्चुअल है, ट्रू है और यानी ज़िंदगी किस तरीके से बनी है। उसी से इंसान के जो बातनी उमूर हैं या उसकी रूहानियत है या उसके प्रिंसिपल्स हैं या उसकी साइंस है, साइकोलॉजी है, वो वहीं से बनी है। यानी जो दुनिया क्या है, हमारे हम जिस ज़िंदगी को देख रहे हैं वो कैसे है, कहाँ से आई है और कैसे बनती है, कैसे चलती है। तो पिछले हमने एक वीडियो में बात की थी तवज्जो के बारे में। आजकल पेरेंटिंग और वालदैनियत जिसको मैं कह रही हूँ, उसका टॉपिक जो है बहुत हॉट है। लोगों को उसके ऊपर बहुत सारा गाइडेंस चाहिए। पेरेंटिंग पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर हो गई और स्कूलिंग, पेरेंटिंग के साथ-साथ ये स्कूलिंग भी चलती है। ये मैं वालदैनियत के हवाले की बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें हम अ, तदरीस की बात भी कर सकते हैं। यानी जो स्कूलों में और बच्चों के ऊपर, यानी बेसिकली जो भी इफ़ेक्ट करती है चीज़, चाहे वो पेरेंटिंग है, चाहे स्कूलिंग है, चाहे माहौल है, चाहे पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की, वो भी इफ़ेक्ट करती है। और मीडिया की पॉलिसी, जो भी हमारा ओवरऑल माहौल उसको कहेंगे। उस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो एक तो बच्चों के को अच्छी उठान के ऊपर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स भी देखने में आ रहे हैं। कुछ इसमें बिगाड़ और प्रॉब्लम्स भी देखने में आ रहे हैं और कुछ ऐसे हमारे ख़यालात हैं या कुछ जैसी हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो पिछली नस्लों में चलती आईं, जो इस वक़्त तब्दीली के मराहिल से गुज़र रही हैं और उसमें काफ़ी हमें जिसे कहते हैं नेगोशिएशन या आपस में बहस-मुबाहिसा करना पड़ रहा है, पिछली नस्लों और पिछले ख़यालात से। ज़रूरी नहीं है कि पुराने ख़यालात सिर्फ़ पिछली नस्लों में ही हों, कुछ अगली नस्लें भी पुराने ख़यालात लेकर आगे चलती हैं और वो चलते रहते हैं जब तक कि उनको या तो ज़बरदस्ती वो तब्दील हो जाए, आपको पता ही ना चलेगा कैसे आप सबकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पे चेंज हो गए, जैसे माहौल चेंज होता है वैसे इंसान भी चेंज हो जाता है आखिरकार। दूसरा, हम उसको शऊरी तौर पर अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं और इसके लिए इस मामले पे तालीम बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं दे रही हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में बात की कि तवज्जो जो है वो शख्सियत का बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी शख्सियत की जब आपने तामीर करनी है, तो आप जो, जिसको मैं बच्चा कहूँगी, छोटा कहेंगे, उसको आपने तवज्जो देनी है, कंसंट्रेशन देनी है, फ़ोकस देना है, उसकी बात सुननी है, उसके उमूर पर नज़र रखनी है, उसके वक़्त के साथ ज़रूरियात और उसकी ऐज की ज़रूरियात पे नज़र रखनी है और उनको फुलफ़िल करना है, जिससे वो बिल्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे आप खाने बना रहे हैं तो उसमें इंग्रीडिएंट्स डालेंगे मुख्तलिफ, तो खाना बनेगा, या आप घर बना रहे हैं तो उसमें आप ईंट, सीमेंट वगैरह जो भी डालेंगे तब घर बनेगा। इसी तरीके से इंसान की भी शख्सियत की ऐसे ही तामीर होती है। वक़्त-वक़्त के साथ आपने इसको तालीम भी देनी है, जो कि स्कूल की तालीम वगैरह हो गई, इसको कपड़े, लत्ते, सोने, उठने-जागने का सिस्टम, उसकी सेहत के उमूर, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स क्या हैं, उनकी सोशल नीड्स क्या हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, जिसको हम कहेंगे तवज्जो। तो तवज्जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि तवज्जो एक सॉफ्ट चीज़ है, ठीक है? लिटरली वो उसका एक्चुअली में आपकी आँखों से फ़र्स्ट ऑफ ऑल निकलती है, अ, और कानों से भी आप सुनते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप कानों से सुनते हैं और सेंसेशनल जायज़ा लेते हैं माहौल का, आँखों से देखते हैं और फिर आप तवज्जो देते हैं किसी को, बच्चे को, यानी छोटे को, हम छोटा कह लेंगे उसको, छोटे को आपने तवज्जो देनी है। वो भी आपको कुछ तवज्जो दे देगा जिसमें वो आपकी बातें सुन रहे हैं और कुछ उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन वो आपको कंस्ट्रक्टिव तवज्जो नहीं दे सकते। यानी उनका काम आपकी तामीर नहीं है, जब तक कि वो बालिग ना हो जाएँ, थोड़े बड़े ना हो जाएँ। हाँ, वक़्त-वक़्त के साथ आप उनको छोटी-छोटी स्टेप्स सिखा सकते हैं कि भई मुझे पानी ला के देना सीखो, टॉवल ला के देना सीखो, मेरी बात का जवाब दो, कम से कम आपने रिस्पॉन्ड करना है। जब आप उनको तवज्जो पहुँचा देते हैं तो उन्होंने कन्फर्म करना है, येस, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ सेकंड, मैंने आपकी बात सुन ली है, जिसको हम कहेंगे फीडबैक। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में थोड़ा-सा और टॉपिक्स आगे लेके चलते हैं।
अब वो तो कुछ लोग जो मैंने पुराने सोचें देखी हैं, मैं कुछ जो टैबूज़ हैं उनको ब्रेक कर दूँ, यानी और दूसरे जो गलत ख़यालात हैं उनको जब मैं हटा दूँगी तो हम अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ जाएँगे। तवज्जो एक नेचुरल चीज़ है, और जहाँ पे तवज्जो नहीं दी जा रही वहाँ पे कहना पड़ता है बड़ों को कि तवज्जो दें, और किस नोयत की है, क्या है, किन-किन डिपार्टमेंट पे आपने देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है और कब आपने छोड़ भी देना है अगले को। क्योंकि मुसलसल आप उस पर लेज़र फ़ोकस नहीं रख सकते, वो भी बहुत एक परेशान-कुन चीज़ है। तो तवज्जो के यानी उमूर क्या हैं, उस पे हम बात कर रहे हैं आज, थोड़ी मुख्तलिफ डिफरेंट-डिफरेंट एंगल से। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हम कहते हैं कोई छोटा या बच्चा है, तो उसकी एज 0 से लेके आपसे हमेशा वो छोटा ही रहेगा। लेट्स से बलूगत की एक उम्र का तयन कर लेते हैं। उसमें कुछ माइलस्टोन एजेस हैं, 16 की हो गई, 18 की उसकी लीगल बलूगत की उम्र हो गई, 20, 22, 23 में वो काम करना, कारोबार मतलब उनका रनिंग में आ जाना चाहिए आजकल के लिहाज़ से तो। पहले तो 20, 22, 23 में शुरू करते थे। आजकल वो रनिंग में होते हैं, वो 17, 18 से स्टार्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई मिनी माइक्रो एंटरप्राइज़ लेके, और फिर उनकी फैमिली भी एस्टेब्लिश होने लगती है, और 40 साल की उम्र तक वो एक पुख्ता एक बड़ा एडल्ट बन चुके होते हैं, और वो आपके बराबर के एडल्ट बन जाते हैं, और वो इस वक़्त 40 साल की उम्र के करीब इस काबिल होते हैं कि वो दुनिया में सोशल एक स्टैंस ले सकें और मामलात को वैसे ही चलाएँ जिस तरह किसी ज़माने में उनके बड़े चला रहे थे। मगर क्या हमारे मुआशरे में यही सीक्वेंस है, या इसको तोड़-फोड़ दिया गया है, और या कोई सीक्वेंस, कोई माइलस्टोन्स ही नहीं मरतब किए गए? यही एक मसला है जिसमें मैं आज बात कर रही हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ कि तवज्जो को आप ऐसे समझ लें, ये एक चेंजिंग चीज़ है। जैसे आप किसी रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आप मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं, तो सीनरी भी चेंज होती रहती है, आपकी ड्राइविंग भी चेंज होती रहती है, वक़्त भी चेंज होता रहता है, ऑल्टीट्यूड भी चेंज होता रहता है, ठीक है? तो तवज्जो भी ऐसी ही चीज़ है। आप जो तवज्जो किसी बच्चे को उसके पहले 1 या 2 साल में दे रहे हैं, तीसरे साल में वो तवज्जो नहीं होगी, और तीसरे साल में वो तवज्जो तो ख़ैर आप देंगे, लेकिन उसकी नोयत बदल जाएगी, उसका औकात बदल जाएँगे, उसकी किस डिपार्टमेंट में आप दे रहे हैं, किस चीज़ पे दे रहे हैं, वो बदल जाएगा। मसलन 0 से 1-2 तक जो वो है, आपने उसके 0 से लेके कुछ महीने तक तो आपने उसको बिल्कुल ज़िंदा रखना है, ठीक है? कि ये इसको सर्दी ना लग जाए, इसको बहुत गर्मी ना लग जाए, इसका साँस ना घुट जाए, ये बेड से नीचे ना गिर जाए, और इसका चोकिंग ना हो जाए, इसके मुँह में कोई चीज़ ना फँस जाए, फलाना, फलाना, फलाना। यानी 2 से लेके 3 साल तक तो आपने उसको बिल्कुल ज़िंदा रखना है, क्योंकि वो अपने आप को खुद हलाकत में किसी भी वजह से डाल सकता है या पड़ सकता है, ठीक है? 2-3 साल के बाद में उनका सिस्टम थोड़ा ऑटोमेट हो जाता है, वो चलना शुरू होते हैं, कम से कम वो बोलना शुरू करते हैं, कुछ अल्फ़ाज़ बोलते हैं, अटेंशन कॉल सक कर सकते हैं, चीख सकते हैं, लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो काफ़ी उनके मुख्तलिफ़ बच्चों की मुख्तलिफ़ वक़्त में मुख्तलिफ़ तरह की इंटेलिजेंस डेवलप होती है। लेकिन कम से कम वो नहीं रहते जो पहले 3 या 4 महीने में थे, ठीक है? अब आपने उनको जो शुरू के 2-3 साल हैं, उसमें उसके खाने-पीने, गर्मी, सर्दी, कपड़ा-लत्ता, बाथरूम जाना है, इधर आओ, उधर उठो, यूँ इस चीज़ पे पैर रखो, उस पे ना पैर रखो, इस चीज़ को छुओ, उसको ना छुओ, उसको आपने बताना है कि छुरी से तुम्हारा हाथ कट जाएगा, आग से तुम्हारा हाथ जल जाएगा, दरवाज़े की तरफ नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। फिर जब 3, 4, 5 साल में आएगा तो उसको आपने बाहर लेके निकलना है। अच्छा, तुमने कहाँ तक भागना है? तुमने किस चीज़ के ऊपर चढ़ना है? तुमने रोड कैसे क्रॉस करना है? इधर देखना है, उधर देखना है, और इस तरह की आप उसको तवज्जो देंगे। इसके अलावा आप उसको, अक्सर पेरेंट्स जो हैं, किसी न किसी स्कूलिंग सिस्टम में डालेंगे, बुक्स पढ़ाएँगे, फिर उसकी तरफ उसकी तवज्जो मबज़ूल करेंगे कि देखो इस हरूफ पे देखो, स्कूल के लिए तुमने इस वक़्त उठना है, इस वक़्त सोना है, इस वक़्त जागना है, फलाना, 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 फलाना। फिर वो चीज़ सेट हो जानी चाहिए। बच्चा सपोज़ 4, 5, 6 साल की उम्र में, आजकल तो कुछ लोग बहुत पहले भी डाल देते हैं, स्कूल में चल रहा है, अब उसको पता चल गया, ये स्कूल है, मैंने जाना है, पढ़ना है, ये बात एस्टेब्लिश हो गई। अब कौन से सब्जेक्ट है, क्या है, कैसे हैं, और वक़्त के साथ-साथ चेंज आएगी। और फिर उसके बाद उनके सब्जेक्ट की सिलेक्शन के ऊपर और उनके रुझानात के ऊपर भी बात होना शुरू होगी। मुख्तलिफ़ तरह की स्कूलिंग है, किसी में बड़े फ़िक्स किस्म की स्कूलिंग है, उनको बड़े फ़िक्स किस्म के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, और कुछ में उनको चॉइसेस हासिल हैं, और आजकल लोग अपनी पसंद से बहुत सारे कोर्सेज़ कर रहे हैं और घर पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इंटरनेट पे वीडियोज़ सीख रहे हैं, तो आपने वो रुझानात भी देखना शुरू कर देना है। साथ ही इनकी स्पोर्ट्स और फ़िटनेस में इनको कहाँ जाना पसंद है, किस तरह की वॉक, मोहल्ले में किस तरह के दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, स्कूल में क्या फ्रेंड्स हैं, इस पे आपने फ्रेंडशिप सर्कल पे उनका फ़ोकस रखना है, और उनको वैल्यूज़ सिखाना शुरू कर देना है। आपने उनको ये बताना है कि अच्छा दोस्त किसको कहते हैं, और आपने ये बताना है कि बुरा दोस्त किसको कहते हैं। अब उसमें ये जो है ना, अच्छा-बुरा, ठीक है? तवज्जो को आपने बच्चे के लिहाज़ से टेलरिंग करना है। ये मैं आपको लफ्ज़ लिख दूँ, टेलरिंग, ठीक है ना? काट-छाँट करना है।
یعنی اس کی عمر کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے ارد گرد جو ماحول ہے اور جو اس کی زندگی میں لوگ ہیں انہیں کی بات کریں. کوئی ایبسٹریکٹ قسم کے ادھر ادھر کے لوگ کی بات نہ کرنا ہے کہ بھائی جو پرنس چارلس تھا وہ تو اس ٹائپ کا ہے اور فلانا جو ہے یہ سیاستدان، اور میں نام نہیں لینا چاہتی کسی کا، تو وہ اس ٹائپ کے ہیں اور وہ بڑے اچھے ہیں اور وہ دیکھو کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے اور وہ تو بڑا بادشاہ ہے اور اس کے پاس بہت بڑی گاڑی. آپ اس کے دوستوں کی، اس کی سہیلیوں کی، لڑکی اگر تو اس کی بات کریں کہ تمہاری سہیلی کیسی ہے، یہ فلانی تمہارے کام آتی ہے، یہ فلانی تمہارے ساتھ شیئرنگ کرتی ہے، تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ان کا آپس میں جو ان کا جو جس کو ہم کہیں گے ایکوسفیئر، یعنی ان کی دنیا، ان کا ان کی دنیا ایکوسفیئر اس کو کہیں گے نا، ٹھیک ہے. کیا ان کا مطلب پوری دنیا ہے، اس سے آپ ان کے تعلقات بنائیں، ان کو سمجھائیں اور لہجہ بہ لہجہ وقت بہ وقت ان کو سمجھائیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے براڈ کاسٹنگ کریں، اس کا مطلب آپ روزانہ ان سے چھوٹی موٹی روزمرہ کی گفتگو کریں. زور زبردستی نہیں، وہ خود آپ سے کہے گا اسکول سے آ کے، کیا وہ بڑے تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آئی اوکے، یس نو، ٹھیک ہے آگے چلیں. اور خود بھی اپنی توجہ دینی ہے. اگر وہ کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اگر ان کو ہنسی آ رہی ہے تو پوچھے کیا بات ہے بھائی، کس چیز میں ہنسی آ رہی ہے. اور ایز اے پولیس پرسن نہیں، آپ نے پوچھنا انویسٹیگیشن، جسٹ لاف ود دیم، ان کے جوکس میں ہنسیں، ان کی بات سنیں. وہ اسکول کا کوئی قصہ سنا رہے ہیں، اکثر بچے آ کے اسکول سے بڑے لوڈیڈ ہو کے قصہ سنا رہے ہیں، تو وہ آپ سنیں اور اس کے اوپر آپ فیڈ بیک دیں. اور ہر بات کو تنقید کا اور پڑھائی کا تنقید کا نشانہ نہ بنا لیں، نہ کوئی ٹیچنگ پوائنٹ بنائیں. کچھ باتیں خاموشی سے بھی سن لیں. اگر وہ آپ کو اپنے فرینڈس کی کوئی گوفی بات سنا رہے ہیں، آپ ہنس لیں، ٹھیک ہے. اور کچھ دفعہ آپ نے ان کو روکنا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کی طرف چلے جائیں. آج کل یہ ایشو ہے کہ ماحول اتنا سادہ نہیں ہے. اگر ان کو کسی غلط جانب لیا جا رہا ہے تو وہ زیادہ آگے جا سکتی ہے، تو آپ نے اسی وقت روک کے ان کو بتانا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ نے ان کو مذہبی کتابیں، کوئی نہ کوئی کوڈنگ ٹریننگ ویلیو سسٹم کسی کتابی طریقے سے اور مذہبی طریقے سے پڑھانا ہے، جس سے ان کو پتہ بھی چلتا رہے کہ بھائی ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ آپ نے دن کو مختلف اوقات میں بانٹ لینا ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں آپ نے ہفتے کے ہفتے کرنی ہے، کچھ مہینے کے مہینے، اور کچھ کبھی کبھار آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر فرض کریں کوئی خدا نہ خاصا کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، کہیں کوئی آگ لگ جائے، اسکول میں حادثہ ہو جائے، کوئی بچہ گم جائے، یا کوئی نیا بچہ اسکول میں اچانک آ جائے جس سے لوگ ریلیٹ نہ کر پا رہے ہیں، اور کوئی بہت ایکسائٹنگ بچہ آ جائے، کوئی چیز ہو جائے، تو آپ نے اس بات کو سننا ہے اور اس کو پروسیس کرنا ہے. اچھا، ہمیشہ ہر بات کے بارے میں بھی آپ کے پاس کوئی سولوشن یا انسائٹ موجود نہیں ہوگی، تو آپ بات سن لیں اور آپ کبھی بچے سے بھی لرن کریں کہ اچھا یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ اس کی ٹیچر نے کہا. کبھی آپ ماحول سے بھی سن لیں، ٹھیک ہے، بچوں سے بھی فیڈ بیک لیں. اور کبھی کبھار آپ اپنی انسائٹ بھی دے سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہر بات کے بارے میں آپ اپنا ہی ایک پوائنٹ آف ویو دیں کہ بھائی یہ ایسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا، وہ باہر سے آیا ہوگا تو وہ ایسا ہوگا، یا تو بہت ہی اچھا ہوگا، یا بہت فرینڈلی ہوگا. آپ جانتے بھی ہیں وہ بچہ کیسا ہے کہ نہیں. تو اگر وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بچہ ہمارے اسکول میں داخل ہوا ہے اور وہ امریکہ سے ہے یا سعودی عرب سے ہے، تو یوں نہ کہتے کہ سعودی عرب سے ہے تو بہت ہی مذہبی ہوگا، یا سعودی عرب سے ہے اس کے بعد تو بہت پیسے ہوگے. نہیں، بچے سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ کس ٹائپ کا ہے اور ماحول کو اسٹڈی کریں. اسٹڈی آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے. جائزہ لینا چیزوں کا، آپ نے جائزہ لینا ہے، سمجھنا یہ توجہ کے تقاضے ہیں. جائزہ لینا، سننا. توجہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ گھورنے کو اور کسی کو اسکروٹنی کرنے کو توجہ نہیں کہتے. کئی لوگ اس کو توجہ کہتے ہیں، خاص طور پہ باپ وغیرہ. آپ نے جائزہ لینا. جائزہ لینے کا مطلب بھی ٹھنڈی آنکھوں سے سکون سے دیکھیں بھی کیا ہو رہا ہے، دیکھیں، سنیں، سنیں، سمجھیں، سوال کریں، تعین کریں، ٹھیک ہے. اور یہ پولیس والے نگاہوں سے اور کانوں سے آپ نے سننا. ریلیکس ہو کر بھی آپ سن سکتے ہیں. انجوائے کریں. انجوائے کرنے کو بھی توجہ دینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر وقت آپ نے ٹیچنگ موڈ میں نہیں رہنا، ہر وقت آپ نے انسپیکٹنگ موڈ میں نہیں رہنا، ہر وقت آپ نے آرڈر موڈ میں نہیں رہنا، ہر وقت آپ نے ڈائریکٹنگ موڈ میں نہیں رہنا. ہر وقت یہ نہیں پوچھنا تمہاری پینسل کہاں ہے، تمہاری یہ کہاں ہے، تمہارا وہ کہاں ہے. پھر آپ نے کچھ ان کو ٹیچنگ بھی کر دینا ہے. مثلاً ان کو ایک دفعہ بتائیں اور تب تک بتائیں جب ڈپینڈ کرتا ہے نا ایج کے اوپر، وہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہو گیا. اگر آپ نے کسی سے بار بار کہا ہے کہ بھائی اپنی کتابیں یہاں پہ رکھ لو، اور 10 سال کے اگر وہ نہیں رکھ رہے تو پھر کوئی پرابلم ہے. اگر تو وہ 2-3 سال کے ہیں تو وہ فوری طور پہ نہیں سمجھیں گے. آپ نے شروع سے ہی ان کو بہت ساری چیزیں سمجھانا شروع کر دینی ہے، جیسے وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوں. ہلکا ہلکا کر کے بچہ ڈسٹ بن میں گن ڈالو، کتابیں تمہاری یہاں ہوں گی، بک کپڑے تمہارے یہاں پر ہوں گے، یہ تمہارا آرٹ کا سامان ہم نے یہاں پہ رکھ دیا، یہ تمہارا اسپورٹس کا سامان ہم نے یہاں پہ رکھ دیا، یہ صفائی کی چیزیں اس کونے میں رکھی ہیں، جب چاہو ان کو استعمال کر کے اور پھر دھو دھا کے صاف کر کے واپس رکھو. یہ چیزیں آپ نے ان کو ساتھ ساتھ سکھانی ہے، اور وہ ایک دن میں نہیں سیکھیں گے، ایک دفعہ میں نہیں سیکھیں گے. آپ نے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کرنا ہے. ابتدائی سالوں میں آپ کو ان کے ساتھ کرنا پڑے گا، پھر وہ سیکھ جائیں گے، پھر وہ خود کرتے رہیں گے. تب بھی آپ ان کو دیکھتے رہیں گے، سامنے وہ بچہ آپ کو جھاڑو دے رہا ہے، ویکیوم کلیننگ کر رہا ہے، کوئی ڈسٹنگ کر رہا ہے، آپ دیکھتے رہیں اور پہلے اس کو دیکھیں وہ کس طرح کر رہا ہے. کچھ اس کو چھوڑ بھی دیں، پھر آپ اس کو تھوڑی بہت کریکٹ
करेक्शन करवा दें। शुरू-शुरू में अगर वो कोई गलती कर रहा है तो उसको करने दें। उसके बाद जाके साथ ही साथ आप अगर वो कोई डस्ट मेज़ पे आप डस्टिंग करवा रहे हैं और थोड़ा-सा रह गया है, मेज़ पे आप बर्तन उठवा रहे हैं और थोड़े-से रह गए आप उठा लें और बच्चा खुद ही से सीख जाएगा। अब डिपेंड करता है, पाकिस्तानी बच्चों की भी बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी नस्लें हैं, कुछ शाय किस्म के बच्चे होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव होते हैं और कुछ बहुत ही ढीठ होते हैं। और जो ढीठ होते हैं उनके साथ फिर आपको आखिरी प्रोटोकॉल यानी डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है उनके माहौल पे, उनकी जेनेटिक्स पे, उनकी पर्सनैलिटी पे। और बच्चे भी एक ही नस्ल में एक दफ़ा में नहीं बदल जाते, माहौल को चेंज करते-करते टाइम लगता है। तो हमारे कई बच्चे जो हैं बहुत शरारती हैं, कई सॉरी टू से ख़ानदान या कल्चर या फैमिलीज़ बहुत बिगड़े हुए हैं और बच्चों के ऊपर साइड से भी तवज्जो और उनको ना इनपुट आ रहा होता है। कई जगह पे कहा जाता है लड़के तो बड़े शहज़ादे होते हैं, इनको तो काम करने की ज़रूरत नहीं। तो वो इस तरह के मैसेजेस बाहर से लेकर आ रहे हैं। मगर घर उनकी असली दरसगाह है, वहाँ पे आपने आके अच्छे मैसेजेस को एक्सेप्ट करके और बुरे मैसेजेस को डिलीट करना आपका काम है। ठीक है? बहुत ज़्यादा सख्ती ना करें, आप जो कहेंगे वो प्राइमरी बात वो सीख रहे होंगे और अपने घर में माहौल भी ऐसा देना है, जिससे उनको कंपल्शन मिले कि वो वही काम करें जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आर्ट बनाएँ, तो उनको आर्ट का एक कॉर्नर बनाएँ। अगर आप चाहते हैं वो एक्टिव रहें, तो उनको खेलने कूदने की अपॉर्च्युनिटीज़ दें। अगर आप चाहते हैं वो नमाज़ पढ़ें, एक्सरसाइज़ करें, जो भी काम करें, तो आप एक्सरसाइज़ की जगह खेलने की चीज़ें, बोर्ड गेम्स, नमाज़ की चीज़ें और यानी जाए नमाज़ और तस्बीह उनके लिए रखें, टोपी रखें, चादर रखें और इसके अलावा बुक्स रखें मज़हबी थोड़ी-सी, कुछ एंटरटेनमेंट की बुक्स रखें, यानी कि कार्टून, इस तरह की चीज़ें। तो बच्चों के लिए एक मिक्स माहौल अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक। और अगर आपकी कोई कहते हैं हैसियत नहीं हो सकती, तो आप मोहल्ले के कुछ लोग मिलके भी आपस में ये प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक जितना जैसा भी हो आप उनको जितना जैसा भी हो आप उनको दे दें। बहुत सारे तरीके से भी ज़िंदगी चल सकती है और बहुत भरपूर और अच्छी चल सकती है, बल्कि मैं कहूँगी कई लोगों की उसी तरीके से अच्छी चल रही है। थोड़ा-सा उनको कोई गार्डनिंग पे तवज्जो दें, कोई नेचर के पास रखें, जानवरों को खिलाने-पिलाने की कोई सिस्टम करें, परिंदों को खाना खिलाएँ, बिल्लियों को मोहल्ले की बिल्लियों को या जो अपने घर में कोई रखें, उसका ध्यान करें ताकि उसके अंदर एक सॉफ्टनेस और एक इंसानियत और एक केयर आए, ठीक है? और फिर आपने मुख्तलिफ़ जो बड़े-बड़े फंक्शन या मौक़े होते हैं, उसके लिहाज़ से उनको बताना है कि इस मौके पे क्या करना है, क्या नहीं। और बड़े मतलब टीचिंग किस्म की प्रीची प्रीची किस्म की मुलायत टाइप की टोन ना रखें। नरम किस्म की जब ईद का वक़्त आए, बेटा आपको पता है कौन-सा दिन है? हाँ, ईद का दिन कहानी के अंदाज़ में स्टोरी टेलिंग। और ये सिर्फ़ पेरेंट ने नहीं करना होता। पेरेंट का मतलब नहीं ये सिर्फ़ उसके एग्ज़ैक्टली माँ-बाप ही करें। अंकल, आंटियाँ, नाना-नानी, दादा-दादी, बड़े। और कभी-कभार अच्छे कल्चर्स में होता है कि कोई पड़ोसी आता है तो वो भी एक अच्छी बात करके जाता है। और बेटा आपको पता है कौन-सा दिन है? जी हाँ, ये ईद किस चीज़ को कहते हैं? बड़ी ईद। हाँ, बड़ी ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की और उसकी याद में हम मनाते हैं। तो ये बड़ों का जितने भी बड़े होंगे कल्चर में, उनका काम है कि वो बच्चे की तरफ अच्छा इनपुट करें। इसमें मैं एक और बात भी कहूँगी कि सिर्फ़ बच्चे के पीछे ही ना पड़ जाएँ, बच्चे के इर्द-गिर्द का माहौल, उसके पीयर्स, उसके साथी कैसे हैं? उसके टीचर्स कैसे हैं? उनसे भी आपने डिस्कशन करनी है। मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, दूसरे बड़े क्या बातें कर रहे हैं, उनको भी आपने पकड़ना है अगर वो कोई उल्टी-सीधी बात कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे के पास कोई अजीब-सी बात करके आ रहा है, भई लड़के तो काम नहीं करते, फ़ौरन हो गए, हमारे यहाँ लड़के करते हैं, उनको सिखाएँ। अभी जो है कि पाकिस्तान में जैसे बहुत लड़ाई-झगड़ा चल रहा है इन मामलात में, तो सीधे आप पकड़ें, आप ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में मुसलमान हैं, कुरान पाक को पकड़े, मैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट पे अब जाऊँगी, पहले तो ये बातें बड़ी घुमा-फिरा के कहना पड़ती थी ना। अब ये है कि डायरेक्ट आप कुरान पे जाएँ, सुन्नत पे जाएँ, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। तो हम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को इतना भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए बेहतरीन एग्ज़ाम्पल अल्लाह ने खुद कह दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है। तो बस उसको उठाना है, उस टेम्पलेट को हमने कॉपी करना है। जब हम टिकटॉक वालों को कॉपी कर रहे हैं, जब हम ड्रामों वालों को कॉपी कर रहे हैं, कभी हम इंडियन ड्रामा वालों को कॉपी कर रहे हैं, कभी हम तुर्किश ड्रामा वालों को कॉपी कर रहे हैं, कभी हम फ़िल्मों को कॉपी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उसकी जगह जो हमें सुन्नत दी गई है, उसको भी हम उठा लें। और साथ में हमारे अपने कल्चर में जो कोई मख़सूस चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, मसलन वो चीज़ें जिनका सिर्फ़ कल्चर से ताल्लुक है, मज़हब से नहीं। मसलन आम खाने का मौसम आए, अब आप आम बैठ के बेसन की रोटी के साथ खाएँ, अभी सऊदी अरब में तो नहीं हुआ करती थी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन वो अपने साथियों के साथ मिलके खजूर, जौ जो भी फल खाया करते थे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कल्चर कहते हैं। कल्चर आपको बुनियादी तालीम तो ऐसा नहीं देता। कल्चर का मतलब है कल्चर मतलब किस तरीके से आप ज़िंदगी गुज़ारने के कुछ-कुछ पैराए और उसकी एशकाल, उसके डिज़ाइनिंग से ताल्लुक कल्चर के साथ है। तो अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मिलके खजूरें खाते थे, तो आप अपने साथियों के साथ मिलके आम खा सकते हैं, आप उनके साथ मिलके गडेरियाँ खा सकते हैं, किन्नू खा सकते हैं, धूप में, ठीक है? तो आप मुख्तलिफ छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये है तवज्जो के छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़े। आपने 1 घंटे में बैठ के 4 मतलब एक ही दफ़े 4 घंटे लंबे-लंबे किताबी लेक्चर और मज़हबी किस्म की बातें और या फिर फलाने ने ये कहा और दादे ने कहा, नानी ने कहा।
یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، کسی ٹائم پہ ہوتا ہے، کسی کلچر میں ہوتا ہے، کسی ماحول میں ہوتا ہے۔ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے، کسی جگہ پہ اورل ٹریڈیشن زیادہ ہوتی ہیں، کسی جگہ پہ بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ ان کو کمپیوٹر سے کھول کے یا کوئی فلموں سے کچھ سکھا سکتے ہیں، بڑی ٹیچنگ فلمز ہوتی ہیں، تو آپ ایسی فلم ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ سکھا دیں۔ کسی جگہ پہ اسکولنگ بڑی ایڈوانسڈ ہوتی ہے، اور کسی جگہ پہ غربت ہوتی ہے یا ماحول سادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، تو ان کو باتیں بہت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس میں بھی آپ بہت سارے کھیل کا بھی عنصر بنا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کہوں گی چھوٹے موٹے کھیل بھی بنائیں۔ ان کو اگر آپ کے پاس کوئی بھی کھلونا بھی نہیں ہے تو آپ ان کو نیچر سے دکھائیں، آپ ان کو چھوٹے سے گارڈن میں بٹھا کے پرندے دکھانا شروع کر دیں، کیڑے دکھائیں کہ دیکھو کہ چونٹی کس طرح جا رہی ہے، اس سے کوئی آپ سبق نکال لیں، ٹھیک ہے؟ چونٹی کی حرکات پہ آپ غور کریں، میں نے خود اپنی زندگی میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بلیوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، پھولوں کا کھلنا اور بجھنا دیکھیں، سورج کا اترنا چڑھنا دیکھیں۔ یہ تو بات تو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، سورہ رحمان میں لکھی ہوئی ہے کہ تم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ یہ چیزیں آپ کے ارد گرد آمنے سامنے کی ہیں، اور کچھ نہ ہو محلے میں بیٹھ جائیں کرسی ڈال کے، لوگوں کو آتے جاتے دیکھیں، ٹریفک کو دیکھیں، تو آپ لو کاسٹ ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں۔ پاس کسی پارک میں جائیں، لوگوں کی باتیں دیکھیں سنیں، اور اچھی بات کریں، اچھا گمان کریں، اپنی طرف سے اچھا انپٹ دیں۔ ایسے میں لوگ دیکھے نا کہیں بیٹھے، وہ دیکھو وہ کیا جا رہا ہے، اب دیکھو اس کے پاس اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ رکھا ہوا، اس کو لگ رہا ہے کوئی لوٹ لے گا اس کو۔ ایسے کی باتیں بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ دیکھو وہ جا رہا ہے، اس کا نفیس کتنا ڈریس ہے۔ آپ اچھی چیزیں بھی کر سکتے ہیں، آپ نیگیٹو بھی، سسپیشس بھی، پست بھی، اچھے خیالات بھی، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں زیادہ تر آپ اچھے کی طرف جائیں۔ کچھ آپ کو نیگیشنز بھی دیکھنی ہوں گی، اس میں اپنی طرف سے کالا مسالہ نہ ڈال دیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز نیگیٹو ہے، مثلاً وہ شخص آ رہا ہے، اس کے پیر میں زخم آ گیا، ابھی بات تھوڑی سی تکلیف تو ہے، لیکن آپ صحیح توجہ دے رہے ہیں، اور پھر آپ اس کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں صرف؟ کبھی کبھار آپ کو تنقید بھی کرنا پڑتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، مگر زیادہ تر آپ یہ بتائیں کہ صحیح چیز کیا ہے۔ وہی تو میں نے آپ کو گھر کی اگزامپل دی کہ گھر کو بنانے کے لیے آپ نے اس میں اینٹیں ڈالنی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے کاریگر سے کہ دیکھو فلاں طرح کا سیمنٹ جائے گا، اس میں چونا نہیں فلان چیز میں پڑے گا، یا یہ پینٹ جائے گا لیکن اس میں جو ہے نا آپ آئل پینٹ لگاؤ اور اس میں واٹر والا پینٹ نہیں جائے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں جائے گی، یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بس آپ کہیں ہاں 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 ہاں، اور ہر کسی چیز میں آپ کو نہ کہنا پڑے، نہ کہنے کا مطلب نیگیٹو ہے، نو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی مثلاً کوئی شخص بریانی بنا رہا ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اور اس میں بہت زیادہ مسالہ ڈال رہا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی اتنا نہ ڈالو، اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، اتنے لیموں نہ ڈال دو، یہ کڑوا ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو تنقید بھی تعمیر کا حصہ ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں تعمیر سے ہی ہوتی ہیں، ورنہ تو عدم میں رہتی ہیں، وجود میں ہی نہ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عدم کا مطلب ہے کسی چیز کا نہ ہونا، اور وجود کا مطلب ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، کوئی دکان نظر آ رہی ہے، کوئی انسان نظر آ رہی ہے، کوئی 18 سال کا انسان نظر آ رہا ہے، تو اس کو بنایا گیا ہے، اس کا وجود ہے، اس کو کھانا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے اس کی امی پاس کھڑے ہو کے کریں گے یہ بھی نہ دو، وہ بھی نہ دو، وہ بھی نہ دو، وہ تو مر جائے گا۔ اور کئی لوگ اس طرح مر بھی جاتا ہے۔ کئی ایسے خاندانوں میں نے اور ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے جن پہ اتنی تنقید ہوئی اور اتنا ان کو منع کیا کہ وہ دنیا سے گزر گئے، جس کو میں کہتی ہوں دیوداس سمٹم۔ یہ کہانی دیوداس کی اسی پہ کہ ایک ایسا لڑکا تھا جس کو اتنی چیزوں سے منع کیا گیا، تو آخر میں بیچارہ مر گیا۔ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے، یہ بلکہ اچھا ماڈل ہے دیوداس۔ اس کی کہانی کی وہی ہے، سمری یہی ہے کہ میں نے پسند کا اپنا کام کرنا چاہا تو وہ بھی نہیں، پاروں سے محبت کرنا چاہیے تو وہ بھی نہیں، پینا چاہا تو وہ بھی نہیں، تو پھر اب میں کیا کروں؟ تو ہی وینٹ آؤٹ آف لائف۔ اس کو کہتے ہیں نگیشن، نیگیٹو توجہ، ہر بات کو کاٹنا، نہیں 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 نہیں، یہ نگیشن ہے۔ نگیشن بھی توجہ کی قسم ہے، اور اس کو جیسا سالن میں نمک استعمال کرتے ہیں اس طرح نگیشن کو بہت تھوڑا استعمال کرنا چاہیے، اور باقی ہے ایفرمیشن یعنی مثبت، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس کو کہیں گے ثبت یعنی مثبت چیز، اور نفی نفی اس بات کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ باقاعدہ ہمارے تصوف میں یہ جس طرح گاڑی کے گیئرز ہوتے ہیں نا، اور بریک اور ایکسلریٹر ہوتا ہے، اس طرح اسبات جو ہے ایکسلریٹر ہے، اور نفی جو ہے بریک ہے۔ تو بریک بھی آپ نے گاڑی میں لگانی ہے، لیکن جب آپ گاڑی کو چلائیں گے تو اس میں کام بریکنگ کا نہیں ہے، اسبات کا زیادہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہوں کسی پہاڑ سے، تو آپ کو تھوڑا ہو سکتا ہے بریک کا سہارا لینا پڑے، تو یہ موقع محل کے لحاظ سے ہے۔ تو آج میں توجہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کر لی۔ توجہ کیا چیز ہے، توجہ کیسے اور کب دیتے ہیں، عمر کے لحاظ سے دیتے ہیں۔ میں نے بڑی تیزی سے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے، یہ سارے پوائنٹس جو نا اپنی ذات میں پوری کتابیں بن سکتے ہیں، یا کم از کم چیپٹر بن سکتے ہیں توجہ کے اوپر ایک کتاب میں، جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے مجھے لکھنا چاہیے۔
دوسرا मैंने आपको ये बताया कि एक ही जिस तरह गाड़ी आप चला रहे हैं लैंडस्केप पे, कभी सर्दी कभी गर्म, तो ये तवज्जो भी बदलती रहती है। रोज़ आपने एक टॉपिक पे बात नहीं करनी है। रोज़ आपने एक तरह के हर सीज़न में कपड़े नहीं पहनने। सर्दियों में आपने थोड़ा कंबल में बैठ के और ड्राई फ्रूट खा के और मतलब खामोशियों को सुनना है, घोस्ट स्टोरीज़ सुननी है, ये बातें करनी है, ठीक है। गर्मी के मौसम में आप कोई फल सब्ज़ी उगाएँ, बाहर निकलें, परिंदों को जायज़ा लें, गार्डनिंग का काम करें, वर्जिश करें, जो भी आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, आप वो कर सकते हैं। या गर्मी में निकल के कोई कुछ लोग बाहर के मुल्कों में लेमनेड के स्टॉल लगाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ आप भी कर सकते हैं। तो फैलने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो बाहर के और गर्मियों के मौसम में होती हैं, और फिर सिमटने वाली जो हैं वो ख़िज़ा में और सर्दी के मौसम में होती हैं। तो बड़ों से मैं कहूँगी कि देखिए 17-18 साल ही है, जिसमें 18 साल की उम्र में तकरीबन शख्सियत की तकमील हो जाती है। 26 साल की उम्र में उसका ब्रेन कंप्लीट फ़ॉर्म होता है, और 40 साल की उम्र में फिर वो उसकी पर्सनैलिटी उसके बाद चेंज नहीं होती। फिर वो बेसिकली डिक्लाइन की तरफ जाता है, या दूसरी तरफ यानी बड़ाई की तरफ जाता है। इसके बाद उसने मतलब 40 की एज तक वो दुनिया में आता है, और 40 के बाद वो एग्ज़िट की तरफ जाता है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली पॉइंट 40 है। यही वो उम्र है जिसमें मैं तो चूँकि मुसलमान हूँ और हमारे मुसलमान इस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं, तो यही वो उम्र है जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। तो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ की कंप्लीट हो जाती है इंसान की, मोर और लेस। 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 40 की एज में फिर उसके जो ख़यालात इंसान के बन जाते हैं, वो बनते हैं। और इसी उम्र में करीबन ये होता है कि अगर आपके ख़यालात गलत हैं और आपकी पर्सनैलिटी गलत है, तो आपको बहुत बड़ा क्रैश मिलता है, और क़यामत की तरह होता है। रूहानी तौर पे उसको क़यामत भी कह सकते हैं, कि आपको कोई बड़ा शॉक या सरप्राइज़ मिल सकता है, या अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चलिए तो आपको ओहदा रुतबा मिल सकता है। टिपिंग पॉइंट जिसको कहेंगे, एक हाई पॉइंट, एक नोकीला पॉइंट आता है ज़िंदगी में, उसके बाद आपकी ज़िंदगी दोबारा फ़ॉर्मुलेट होती है। इसमें भी अगर आपसे कोई गलती, गुनाह या कोई कमी रह गई हो, तो आप अल्लाह से तौबा करके दोबारा अपनी ज़िंदगी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ये जो अव्वलीन ज़िंदगी है ना, इसमें अपने औलाद को तवज्जो देनी है, और इस काबिल उन्हें गोल ये करना है कि 2023 के तक वो ऑटोनोमस अपने उस पे चले। उसके बाद आपको ज़्यादा उसको बताने की ज़रूरत ना हो। कम से कम वो चीज़ें नहीं जो आप उसको 3 या 4 साल की उम्र में बताते थे। चाबी यहाँ पे लटकाओ, दरवाज़ा बंद करो। हमारे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं कि बच्चा जब 10-12 साल का होता है ना, घर से बाहर जाना शुरू करता है, कुछ दुकान से चीज़ें लाना या मोहल्ले में जाना। चलो 16-17 साल की उम्र में तो ज़रूर ही बाहर निकलते हैं किसी काम से। 18 साल की उम्र, वो उसको हर रोज़ कहेंगे, "दरवाज़ा बंद करो, चाबी जलाओ, दरवाज़ा बंद।" अपनी ज़ुबान को चुप नहीं करेंगे, खामोश हो जाएँ। आपने इस चीज़ को ऑटोमैटिक में डाल देना है। अब वो आ गया है, कभी-कभार कह लें, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कभी आप आदतन कह सकते हैं, लेकिन एज़ अ कमांड नहीं, जैसे कोई पहला दिन है जिसको पता चल रहा है कि दरवाज़ा बंद करना है और चाबी भी यहाँ डालनी है, ठीक है? वैसे इंसानों ने एक-दूसरे से कैज़ुअल बातें करनी होती हैं, उठो, बैठो, ये करो, वो करो, हाँ, देना ये आप एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ बराबर से कह सकते हैं उससे। ऐसे ही पानी देना बेटा, अच्छा एक ग्लास दे देना, ऐसा थोड़ा-सा उधर हटना, मैं उधर जा रहा हूँ, इधर आना। अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये फलाना, ठीक है? कमांड नहीं, कमांड आपने छोटे बच्चे को देना होता है। इधर आओ, जाओ, ये ग्लास रखा है, उसको ढको, ये वो। ये बात करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, जिससे आप अपनी इज़्ज़त खो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, अलग ही उनका रुतबा हो, पर्सनैलिटी अलग हो, थोड़ा बहुत चलता है। मगर ओवरऑल आपने उसको, आप चाहे उससे दबदबे से ही बात क्यों ना कर रहे हो, आपने उसकी इज़्ज़त ज़रूर करनी है। 18 साल की उम्र में आ गए, वो बड़े हो गए, अब आपने उससे मुख्तलिफ़ तरीके से बात करनी है। लहज़ा भी चेंज करना है, कमांड की नोयत भी चेंज करनी है। अब वो नहीं, "ओए! बंदो, इधर आओ।" वो, ठीक है? तो अगेन ये इतने कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, कभी-कभार आप उनसे कह सकते हैं कि बेटा पानी लाइएगा, लेकिन आपने अपनी टोन भी चेंज करनी है, और उसको ऐसे भी कमांड्स देना शुरू करना है, ऐसी बात करनी शुरू करनी है जिससे पता चले कि वो बड़े हो गए। अच्छा बेटा और बताइए कॉलेज में क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, अब आपने उनकी ज़्यादा सुननी है। पहले वो स्कूल से आते थे तो आप उनके मैथ का होमवर्क सुन के आप उनको पढ़ाते थे कि 3+2 ये है और फ्रैक्शंस ये हैं। अच्छा मैं मिस फरजाना से जाके बात करूँगी कि आपको ये पढ़ा दें, और फलाने शख्स से ये बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट में थोड़ा स्विचिंग करवा दें, टाइम में स्विच करवा दें, गाड़ी ये लगवा दें, वैन वो लगवा दें।
18-19 के साल में वो ऑटोनोमस होना शुरू हो जाना चाहिए। उनकी गाड़ी के ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बन जाना चाहिए, उनको खुद अरेंज करना सीख जाना चाहिए और आप उनसे कहें कि बेटा ऐसा करो, आप कॉलेज जा रहे हो तो ज़रा कॉलेज में पुराने टैक्सी वाले से बात कर लो या ऐसे बात करो, फिर मुझे बता देना, अगर मुझे सही रेट्स लगे तो मैं आपके लिए टैक्सी सर्विस आपको कॉलेज के लिए कर लूँगा, ठीक है? उस वक़्त आपने बाहर निकल के खुद किसी टैक्सी रिक्शे वाले को पकड़ के बात नहीं करनी है कि भई मेरे बच्चे को ले जाओ, लो जी इसको बिठा लो, एहतियात से ले जाना, एहतियात से ले आना, ठीक है? तो उसमें ऑटोनॉमी आना शुरू हो जाना चाहिए। डेलीगेशन भी कैसे, डेलीगेशन का मतलब आप दूसरे के ज़िम्मे कोई काम सौंप दें, यहाँ तक कि वो ऑटोमैटिक वो खुद ही करे, फिर आपने पूछना भी नहीं है। फिर अगर आप पेरेंट्स हैं, आपने बच्चे को सिखा दिया है कि भई वैक्यूमिंग फलाने हिस्से की तुम करो, शुरू-शुरू में आप खड़े होके करवाएँगे, उसके बाद वो 13-14 साल के आपको पता भी नहीं चाहिए, अब घर आए हो घर साफ पड़ा होना चाहिए। कब उसने वैक्यूम किया, कब साइड पे रख दिया, ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार पूछ लो कि भई किसने किया? ऐसा ना हो कि भई 4 बच्चों में से कोई एक ही केस चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो या वो आपकी तरफ आ रहे हो कोई प्रॉब्लम बताने के लिए, तो आप पूछ लें और तवज्जो भी रखें चीज़ों पे, अपनी आँखें भी रखें। नोटिस करें कोई शिफ्ट, कोई साइन, कोई ब्रेकडाउन, कोई चेंज। जाके चीज़ों को देखें जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर पे नज़र डाल रहे हैं, अ, उनकी मोटरसाइकिल पे नज़र डाल रहे हैं, ठीक तो है मोटरसाइकिल, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है बस, ओके, सही है। अगर आपने कोई 18 से 19 साल के, 20 साल के लड़के को मोटरसाइकिल दे दी है, चेकिंग करते रहें। तो ये हो गई तवज्जो। आपने वक़्त के साथ-साथ तवज्जो देनी है, उसके बाद जैसे-जैसे वो 18-22 में आ गए, तो फिर वो आपकी तवज्जो ऑलमोस्ट फ्रेंडली टाइप की, थोड़ा बहुत सुन लिया। इसके साथ ही आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ उसको तवज्जो देने के लिए नहीं है, आपका अपना भी सर्कल होना चाहिए, आपके अपने बहन-भाई होंगे, आपके कज़िन्स होंगे, आपके मोहल्ले वाले होंगे, आपका काम-काज वाले होंगे, समाजी आपका एक रोल होगा। मस्जिद में आप काम कर रहे होंगे, मोहल्ले में कर रहे होंगे, तो उनसे भी कोलैबोरेशन रखें और कुछ मौके पे आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, कुछ में आप बिल्कुल ऑटोनोमस हैं, बड़ों से बात करें, दूसरों से उसमें आपके बच्चों का कोई वो नहीं है। आके घर में आप उनको भी आप कहानियाँ सुनाएँ। अरे भई मैं फलाने साथ बरस में गया, वो ये फलानी बात कर रहे थे, उनके घर में ये रिश्ता तय हो गया है, उनके घर में अभी वो गाड़ी नई आ गई है। अच्छा वो लोग शिफ्ट करके जा रहे हैं, ये कुछ लोग जो है 2 साल बाद यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। कोई मोहल्ले का शख्स जो है वो अपने कोई लैपटॉप बेच रहा है, बच्चों को किसी को चाहिए तो नहीं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है? या पिछली गली में जो है रोड बन रहा है, मस्जिद में ये ऐलान हुआ है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। या अपने ऑफ़िस में भी आके बताएँ कि भैया आज एक नया एक रूल आ गया है, अभी हमारा टाइमिंग जो थे 5:30 से जो है वो 6 बजे हो गए हैं, तो मुझे मैं थोड़ा-सा लेट हो जाऊँगा। या ये कि अब उन्होंने टाइमिंग शॉर्ट कर दी है, बेहतरीन वाला बॉस आ गया है, अच्छे बॉस आ गए, बच्चों को पता होगा भई हमारे वालिद कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। वालिदा भी इस तरह करें, बताएँ। जो चीज़ अपने औलाद साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बताएँ कि भई मैं फलानी के घर गई थी, तुम्हारी खाला के घर गई थी। खाला ने एक नई बिल्ली लाके पाल ली है। अच्छा, बिल्ली हाँ, बड़ा उसको दूध पिला रही थी, बड़ी तवज्जो कर रही थी। सो ऑन सो फॉर्थ ताकि शेयरिंग हो छोटी-छोटी स्टोरीज़ की। ये नहीं कि आप खामोशी से गए खाला के, वापस आए, बच्चा चुप बैठा हुआ है, क्या हो गया, वालदा कहाँ से होकर आई हैं, पता ही नहीं। वालदा कहाँ गई थी, मार्केट गई थी, कुछ पता नहीं है, खाला के यहाँ गई थी, कुछ पता नहीं है। और थोड़ी-थोड़ी न्यूज़ उनके पास लेके आया करें। आप पेरेंट्स हैं संडे बाज़ार जाएँ, वापस आके बच्चों को बताएँ कि भई टमाटर जो हैं वो तो बड़े इस दफ़ा बड़े कच्चे से आए थे, बड़े खट्टे आए, हम लेकर नहीं आए। कभी बच्चों को बाज़ार लेके जाएँ, उनको गाइड करें, उनको दिखाएँ, साथ-साथ बातों-बातों में, खेल-खेल में तो देखो ज़रा टमाटर कौन-सा तुम्हें कौन-सा अच्छा लग रहा है, कैसा है? नहीं, नहीं ये थोड़ा कच्चा होता है, ये खट्टा होता है, ज़रा चेक करके देखो, धो के इसको खा के देखो। इस तरह आप साथ-साथ उनको सिखा देंगे। तो ये हो गई तवज्जो, तवज्जो वक़्त के साथ-साथ बदलती रहती है। इस टॉपिक पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और आपने अपनी ज़िंदगी को जो ताने-बाने बुनते हैं ना, छोटी-छोटी स्टोरीज़, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ से आपने बुनते रहना है। उसमें कुछ सिचुएशनल एक्टिविटीज़ हैं, भई बाहर को आपको कोई आप रात के वक़्त बैठे हैं, अचानक पटाखे फूटते हुए नज़र आए, सब बच्चे जाके बाहर देखो न्यू ईयर नाइट के पटाखे हो रहे हैं, क्या हो रहा है? सिचुएशनल चीज़ है। कुछ रेगुलर एक्टिविटीज़ हर हफ़्ते उनको आप संडे मार्केट लेके जा सकते हैं ऐज के मुताबिक, ठीक है? और कुछ जो है आपने रोज़ाना उनसे सलाम दुआ करनी है। नाश्ते के वक़्त उनकी आँखों में आँखें डाल के बात करें और इकट्ठे होके बर्तन उठाएँ, धोएँ, मुख्तलिफ़ काम करें। लॉन्ड्री का कुछ काम उनको दें, सफाई का कुछ काम दें, घर के इर्द-गिर्द के काम दें और घर वाले मिल-जुल के काम करें। तो सिर्फ़ तवज्जो का मतलब ये नहीं कि आपने आँखें उन पे लगाए रखनी है और उनको लेक्चर देते रहना ज़ुबान से, बल्कि आजकल ये चीज़ें चेंज हो गई हैं और लोग मिल-जुल के काम करते हैं, उसको भी तवज्जो कहते हैं। तो इस तरह मिल-जुल के ज़िंदगी बनती है और आपकी ज़िंदगी का बड़ा अच्छे से एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, उसमें आपको मज़ा आएगा। जैसे आप कोई क्रोशियो से कोई स्वेटर या ब्लैंकेट सी रहे हैं और आपको आखिर में पता चलेगा कि मैंने बड़ा अच्छा ताना-बाना बुन लिया है।
تو یہ ہوگی توجہ، اس سے آپ کی زندگی بڑی اچھی نرم گرم اور پیاری بنے گی. اور جس طرح ہم نے کمبل کیا، اس طرح کی اگزامپل دی، اگر کوئی حصہ اس میں سے کوئی چوہا کھا رہا ہے یا پھٹ جائے، یعنی کوئی توجہ میں کوئی گیپ آ رہا ہے، اس کو دوبارہ سینچنے کی کوشش کریں. اور جو چیزیں بالکل ہی رہ گئیں پھر ان کو پاسٹ سے آگے نہ ہی لائیں تو اچھا ہے، جو گیا وہ گیا، اور اس کے بعد آگے چلنے کی کوشش کریں اور آگے میں آپ پازیٹیو کام کریں. تو یہ ہوگی توجہ. اور امید ہے کہ یہ سیکنڈ پارٹ جو ہمارے لیکچر کا تھا آپ کے کام کا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے سوالات پوچھیے گا، اپنے کامنٹس کیجیے گا اور اپنے تجربات شیئر کیجیے گا. اور یہ ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. دس از رمہ رحب اللہ فرام دی ایکو فیمینن.